हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीवी एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सीक्रेट इन्विजन के एपिसोड 2 को। दोस्तों, जिसने हमारा पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर उसे देख सकता है। दोस्तों, सीक्रेट इन्विजन के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है 1995 के फ्लैशबैक से, जब स्क्रल्स अर्थ पर पहली बार आए होते हैं। निक फ्यूरी और स्क्रल्स में दोस्ती हो जाती है और निक फ्यूरी टाइलोस के काफ़ी अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। और फिर निक फ्यूरी बोलते हैं कि वो सभी स्कल्स की मदद करेंगे उनका नया घर ढूंढने में, और तब तक के लिए सभी स्कल्स को इंसान के रूप में यहाँ पे पृथ्वी पर छुप के रहना होगा और इंसानों की मदद करनी होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है 1997 का फ्लैशबैक, जब यहाँ पर हमें ग्रेविक को दिखाया जाता है जो कि एक छोटा बच्चा होता है। दोस्तों, ये वही ग्रेविक है जो इस सीरीज़ का मेन विलेन है। ग्रेविक अभी छोटा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे एक लेडीज़ लेकर आती है जिसका नाम वेरा होता है। वो निक फ्यूरी को बताती है कि ये बहुत ही बहादुर बच्चा है, इसके पेरेंट्स को लास्ट 3 वॉर में स्क्री लोगों ने मार दिया होता है और ये अकेले इन सब स्क्रीज के बीच में बचते हुए अपने अर्थ पर बाकी बचे हुए स्कल्स के साथ आया हुआ है। फिर निक फ्यूरी और बाकी बचे हुए स्कल्स को अपनी छोटी सी गैंग में शामिल कर लेता है और सभी स्कल्स को बोलता है अगेन फिर से वही कि तुम्हारा घर जब तक नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें इस प्लेनेट में इंसानों के रूप में रहना होगा छुप करके, तब तक हम तुम्हारे लिए एक घर ढूंढ देंगे। और फिर निक फ्यूरी बोलता है कि तुम्हें इंसानों के रूप में रहकर इंसानों के बीच में ही रहना है और उनके साथ में ही मदद करनी होगी तुम्हें, और इसके बदले में मैं और कैप्टन मार्वल तुम्हारे लिए एक नया होम प्लेनेट ढूंढ देंगे। लेकिन इस बात को बीते हुए करीब 30 साल हो चुके हैं और अभी तक स्कल्स को कोई अपना घर नहीं मिला है। इसी वजह से ग्रेविक ने ठान लिया है कि अब वो अर्थ को ही अपना घर बनाएगा और कहीं नहीं जाएगा। और दोस्तों, निक फ्यूरी इस दौरान जब 1997 में अपनी स्पीच देता है तो उस स्पीच से लगता है कि ये काफ़ी नॉर्मल स्पीच है, लेकिन वो काफ़ी नॉर्मल स्पीच नहीं होती। देखा जाए तो बहुत गहरी स्पीच होती है, क्योंकि निक फ्यूरी जिसने द एवेंजर्स बनाया है वो इन सभी स्कल्स को अपने मिशन के लिए बखूबी यूज करना जानता है। एग्जाम्पल में हम सब देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने देखा था कि निक फ्यूरी और मारी हिल्स वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें लास्ट में पता चलता है कि वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि वो दोनों स्क्रल्स होते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे और भी कैरेक्टर छुपे हों जो हमें ना पता हो, आगे चल के हमें पता चले, क्योंकि एमसीयू की यूनिवर्स में स्कल्स करीब 30 साल से रह रहे हैं, यानी कि द फर्स्ट आयरन मैन मूवी के भी पहले से। तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे जो कैरेक्टर हम देखते हुए अब तक आ रहे हैं उनमें से ओरिजिनल ना हो, कुछ का ओरिजिन स्कल्स से मिला हुआ हो, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड पहले की एंड की सीन में जब मारी हिल्स मर चुकी होती है और ग्रेविक ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया होता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर ग्रेविक के सारे टीम मेंबर तो भाग जाते हैं, लेकिन एक जो है वो रसिया के पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और उसे रसिया की पुलिस पकड़ लेती है। और इधर फ्यूरी को टाइलोस पुलिस वालों के रूप में बचाकर वहां से निकाल कर ले जाता है। और इन्हीं सब कारनामे की वजह से निक फ्यूरी वहां पर वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही पूरी दुनिया जानती है और वहां पर निक फ्यूरी का होना और इस एक्सीडेंट का होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो इसीलिए सभी का मानना होता है कि इसमें निक फ्यूरी का हाथ है। उधर रसिया की पूरी पुलिस फोर्स इसको जोरों शोरों से ढूंढने में लगी हुई होती है। तभी टाइलोस इसको किसी तरीके से बचा कर ले जाता है ट्रेन से। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, तो टाइलोस एक खूबसूरत लेडी का रूप लेकर उन पुलिस वालों को बहका देता है और निक फ्यूरी को बचा लेता है। उसके बाद निक फ्यूरी और टाइलोस के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती हैं और निक फ्यूरी टाइलोस से पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता है और मुझे पता होनी चाहिए। तो काफ़ी प्रेशर डालने के बाद टाइलोस बताता है उसे कि जब क्री लोगों ने स्कल्स लोगों पर अटैक किया था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब स्कल्स के पास कहीं छुपने की जगह नहीं बची थी और पूरे यूनिवर्स ढूंढने के बाद जब वो अर्थ पर आए तो वो गिनती के स्कल्स नहीं थे, वो स्कल्स काफ़ी ज़्यादा थे, लाखों में थे उनकी संख्या। लेकिन ये बात निक फ्यूरी को नहीं पता होती है। ये बात जब टाइलोस इसे बताता है तो निक फ्यूरी टाइलोस से काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लाखों की तादाद में स्कल्स जो ह्यूमंस के बीच में रह रहे हैं
इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी का भी रूप ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से निक फ्यूरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है टैलोस से, क्योंकि उसने इससे ये बात छुपाई होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। टैलोस फ्यूरी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कोई ऐसा रास्ता तो होगा ही कि जिससे स्क्रल्स और ह्यूमंस आपस में हंसी खुशी रह सकें। तो फ्यूरी बोलता है, जो कि हकीकत होती है, कि जब इंसान आपस में ही हंसी खुशी नहीं रह सकते तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एलियंस के साथ रहेंगे। ये बात में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट होती है दोस्तों। और फिर टैलोस को निक फ्यूरी वहाँ से भगा देता है और फिर ये जाता है लंदन मारिया हिल्स की मॉम से मिलने, जो कि बहुत ज़्यादा ही दुखी होती हैं क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी होती है। इन लोगों ने अपने पूरी पावर्स की यूज करके रशियन से मारिया हिल्स की बॉडी छुड़ाकर यूएसए लाए होते हैं उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। वहाँ पर निक फ्यूरी मारिया हिल्स के मॉम से मिलता है। निक फ्यूरी मारिया हिल्स के मॉम से सारी चीज़ें बताता है कि मेरी वजह से मारिया हिल्स की जान गई है और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मारिया हिल्स की मॉम बोलती हैं कि जो कुछ भी हुआ है, लेकिन मारिया हिल्स की मौत की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए, बदला लेकर आना। बड़ी बात पता चलती है कि स्क्रल्स ने पूरी दुनिया पे एक बहुत ही मजबूत पकड़ बना रखी है, जिससे ये लोग ह्यूमन सोसाइटी को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे कि अमेरिकन न्यूज़ एंकर, नाटो के सेक्रेटरी जनरल और यूके के प्राइम मिनिस्टर और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब के सब एक स्क्रल्स होते हैं। इस बात से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि स्क्रल्स ने कितनी पावरफुल जगह पर अपना कब्जा जमा रखा है और ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये तो बस हमारे सामने दिखाए गए हैं, बाकी अंदर में कितने होंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे होंगे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक काउंसिल मीटिंग होती है जहाँ पर काफी हायर पावर वाले स्क्रल्स बैठे हुए होते हैं और ग्रेविक वहां पर जबरदस्त वहां पर चला जाता है बिना इनविटेशन के। वहां पर हमें शेरनी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है, जिसके पोजीशन के बारे में तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन देख के समझ में आया है कि वो इस मीटिंग में बैठी है तो जाहिर सी बात किसी अच्छी पोजीशन पर ही बैठी होगी वो भी। यहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग करी होती है। ग्रेविक की वजह से 2000 से भी ज्यादा ह्यूमंस मारे गए हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सभी के सभी स्क्रल्स बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। लेकिन वहां पर ग्रेविक आ जाता है और जो कि इन लोगों को याद दिलाता है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और जो कि निक फ्यूरी ने किया है। ग्रेविक बहुत सारी बुराइयां इसके अंदर दिखाई गई हैं और वो अपनी सफाई में बोलता है कि मैं अपनी प्रजाति के लोगों को यानी कि सारे स्क्रल्स को घर दिला कर रहूंगा। अब हम लोगों ने बहुत साल भटक लिए हैं, अब और नहीं भटकेंगे। तभी जनरल बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो, अगर कल को एवेंजर्स वापस आ गए तो क्या करेंगे हम। तब ग्रेविक बोलता है कि मैंने उसके लिए भी कुछ सोच रखा है। अकॉर्डिंग टू ग्रेविक तो यानी इसने इसके लिए भी कुछ सोच रखा है और ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। और इसने यूके की प्राइम मिनिस्टर जो इसके बगल में बैठी हुई होती है उसको अपनी तरफ कर लिया होता है और इसी की मदद के बदौलत वो अपने आप को स्क्रल्स का एक नया जनरल बना लेता है। जो भी इसके अगेंस्ट खड़ा होता है इसको वो मौत की धमकी देता है कि भाई या तो मेरा साथ दो या तो फिर तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता है इन लोगों के पास। आफ्टर ऑल मजबूरी में सभी लोग इसका साथ देते हैं, लेकिन वहीं पर सैलरी होती है जो कुछ जवाब नहीं देती, ना हाँ में ना में। तो पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन यहाँ से ग्रेविक उसको जाने देता है और वो यहाँ से निकलते ही कॉल करती है टैलोस के पास और वो उसको खबर देती है कि ग्रेविक नया जनरल बन चुका है यहाँ का। और टैलोस बोलता है कि मेरी एक मीटिंग करवाओ ग्रेविक के साथ अकेले में, जो कि शायद हमें आगे देखने को मिले। उसके प्रजाति के काफी लोग जो खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अब ग्रेविक एक जनरल बन चुका होता है, तो काफी लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच हमें ग्रेविक को दिखाया जाता है जो अपने किसी खास बंदे से कुछ बोल रहा होता है, जिसे गाया देख रही होती है और उस बंदे को फॉलो करते हुए वो एक सीक्रेट सी लैब में पहुंचती है जहाँ पर शायद कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, जहाँ पर हमें एक बड़ी सी मशीन दिखाई जाती है और दो साइंटिस्ट होते हैं जो कि किसी डीएनए पे वर्क कर रहे होते हैं। ये साइंटिस्ट और ग्रेविक मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसका नाम दी हार्वेस्ट होता है और जो कि इन साइंटिस्ट को चाहिए होती है ताकि ये अपने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली अंजाम दे सके। और इनका जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, इसीलिए उनको हार्वेस्ट की जरूरत होती है। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट होती है जिसका नाम रोज डेल्टन होता है, जिसका अभी तक कोई जिक्र कहीं पर हमें देखने को नहीं मिला, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं हो। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपने कर्नल जेम्स रोड्स को, जो कि अपना रोडी है, जिसे इंटरनेशनल मीटिंग में बुलाया गया होता है, जो कि फ्यूरी को लेकर और उस बॉम्ब
ब्लास्ट को लेकर सभी देशों के बीच में चल रही होती है। रशियन गवर्नमेंट रोडी से पूछती है कि वहाँ पर जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर निक फ्यूरी क्या कर रहा था। सबका यही मानना होता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे निक फ्यूरी का हाथ है, लेकिन रोडी अपने बचाव में ये बोलता है कि मारिया हिल्स और निक फ्यूरी वहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए गए हुए थे। रोडी के कन्वर्सेशन से समझ में आता है कि ये निक फ्यूरी को नहीं, यूएस गवर्नमेंट को बचा रहा होता है। और थोड़ी देर के कन्वर्सेशन के बाद वहाँ से रोडी निकल जाता है और जैसे निकल रहा होता है कि तभी उसके पास निक फ्यूरी का कॉल आता है जो इससे अकेले में मिलने के लिए बुलाता है। फिर रोडी उससे मिलता है और इस मोमेंट पर सिर्फ रोडी ही है जो इसका एक दोस्त है, क्योंकि बाकी वो किसी पे भरोसा कर नहीं सकता है, क्योंकि पता नहीं कब कौन कहाँ से स्क्रल हो। इवन दो इसके बॉडीगार्ड पर भी वो शक करता है कहीं ये कोई स्क्रल तो नहीं है। ये रूट्स को सारी बातें बताता है कि स्क्रल्स वगैरह दुनियादारी, लेकिन जैसा सोचा था निक फ्यूरी ने वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रोड्स को पहले से स्क्रल्स के बारे में पता होता है, पता नहीं कैसे, लेकिन इसको इसके बारे में पता होता है और वो उसकी मदद नहीं करता है। हालांकि निक फ्यूरी बताता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर इसे नहीं रोका गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन फिर भी रोडी इसके बारे में बिल्कुल हल्के में लेता है, लाइटली, जैसे कि ये नॉर्मल सी बात हो। निक फ्यूरी के ज्यादा प्रेशर करने पे रोडी इसको यूएस एजेंट की पोस्ट से निक फ्यूरी को फायर कर देता है। तभी निक फ्यूरी रोडी के पास जाता है और अपना एक मस्त सा डायलॉग मारता है। Nick Fury. Even when I'm out, I'm in. और इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें समझ में आता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है, क्योंकि जिस हिसाब से इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है और जिस तरीके से बात कर रहा होता है उस तरह से लगता है कि ये भी एक स्क्रल हो सकता है। और शायद से ये बात फ्यूरी भी समझ गया होगा, उसको भी कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि ये भी रोडी नहीं है, कोई स्क्रल होगा। कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। उधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गाया जो कि वो सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है चुपके से कि ग्रेविक क्या प्लान कर रहा है, वो करना क्या चाहता है आखिर में। और वो कुछ डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह चेक करती है, जिसमें हमें 4 लोगों के डीएनए के रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर होता है ग्रूट जो कि अर्थ पर आया था लास्ट टाइम पे एवेंजर्स एंड गेम पे, तो शायद यहाँ से उसको उन लोगों को किसी थ्रू इसका डीएनए सैंपल मिल गया हो। सेकंड डीएनए दिखाया जाता है फ्रॉस्ट बीस्ट का, यह हमें दिखाया जाता है थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में। ये जिसका डीएनए इन लोग को कैसे मिला नहीं कोई जवाब है अभी। अर्थ क्रिएचर होता है कर्स ऑब्सिडियंस, इसको तो सब लोग वाकिफ ही होंगे। ये ब्लैक टीम ऑर्डर का मेंबर होता है जो कि थैनोस की आर्मी से होते हैं। इन्फिनिटी वॉर के दौरान इन्होंने अर्थ पर अटैक किया था, उसी टाइम पे जो कल ऑब्सिडियंस भी होता है जो कि अर्थ पर तबाही मचा रहा होता है, तो उसी दौरान उसका डीएनए भी मिल चुका होगा इनको। और लास्ट डीएनए सैंपल होता है एक्सट्रीमियंस का, जो कि आयरन मैन 3 में हमें दिखाए गए थे, जिनकी पावर होती है वो अपने बॉडी को रिजनरेट कर लेते हैं और आग तो साथ में उगलते ही हैं। ये सब डिटेल्स हमें दिखाया जाता है जो कि गाया चेक कर रही होती है, और इन्हीं सब डीएनए पे वो दोनों साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। स्क्रल्स जो कि किसी का भी रूप तो ले सकते हैं, लेकिन वो किसी की पावर्स को कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से शायद वो एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे होंगे। ये डीएनए सैंपल्स देख के समझ में आता है कि ये ग्रेविक कोई हल्का मिल्का प्लान नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, और आगे हमें देखने को मिलेगा इसका बहुत ही बड़ा तबाही मचाने वाला है ये दोस्तों। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है मॉस्को में, जो कि MI6 की एजेंट सोनिया होती है। सोनिया यहाँ पर आई होती है उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो स्क्रल पकड़ा गया था उसको टॉर्चर करने के लिए या उससे कुछ इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए, जिसको रसिया वाले ने पकड़ लिया था। तो सबसे पहले वो सोनिया उसकी उंगली काटती है ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में एक स्क्रल है कि नहीं, कि वो नॉर्मल इंसान तो नहीं है, लेकिन वो उंगली काटती है उसकी और पता चल जाता है कि ये एक स्क्रल है। इससे पता चलता है कि सोनिया कितनी खतरनाक लेडीज है। फिर काफी टॉर्चर के बाद भी जब वो मुंह नहीं खोल रहा होता है तो फाइनली वो अपने बैग से एक सिरिंज निकालती है और उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसका ब्लड बिल्कुल खोलने लगता है और वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सोनिया को
ग्रेविक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है थोड़ी बहुत वो उसको बता देता है, क्योंकि मेन प्लान किसी को नहीं पता होता है ग्रेविक और उसके कुछ खास मेंबर्स के अलावा। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्रेविक की टीम वहां पर आ जाती है उस स्क्रल को बचाने के लिए और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देती है। लेकिन सोनिया किसी तरीके से वहां से चुपके से निकल जाती है, लेकिन वो स्क्रल इतनी इन्फॉर्मेशन सोनिया को दे देता है कि वो एक मशीन बना रहे हैं जिससे ये अपने स्क्रल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। तभी इसी के बीच में जब अंदर ग्रेविक लोग अटैक कर रहे होते तभी हमें गाया को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा दूर जाकर किसी को कॉल करती है और वो रशियन में कुछ बोलती है और हमें दिखाया नहीं जाता है कि वो किससे बात कर रही होती है और क्या बात कर रही होती है। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि गाया भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही है जो कि अकेले ही है और कुछ अच्छा ही साइड इसका दिखाया जाएगा जो कि स्टार्टिंग से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उधर ग्रेविक लोग अपने बंदे को छुड़ाकर वहां से गाया के साथ निकल लेते हैं वहां से। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इनका जो सीक्रेट अड्डा होता है वहां पर ऑलरेडी पुलिस आ चुकी होती है, जो कि देखकर ग्रेविक काफी शॉक्ड हो जाता है, जिससे पता चलता है कि शायद से जो गाया ने कॉल किया था वो शायद पुलिस को किया होगा या किसी को इन्फॉर्मेशन करके वहां पर पुलिस भेजने की ये बोला होगा, कुछ भी हो सकता है। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्रेविक जिस बंदे को छुड़ा कर ले जाता है उसको वो मार देता है, क्योंकि वो समझ जाता है इसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सोनिया को जरूर दे दी है और इसी धोखे की वजह से वो उसको जान से मार देता है। दूसरी तरफ ग्रेविक को गाया पे भी हल्का सा डाउट होता है, उसके हाव भाव से और उसके बिहेवियर से समझ में आता है कि ग्रेविक को कहीं ना कहीं शक तो हो ही गया है गाया पे, हल्का फुल्का ही सही। और गाया हमेशा ग्रेविक के साथ ही रहती है एज अ बॉडीगार्ड की तरीके। गाया टेलोस की बेटी है, शायद इस वजह से ग्रेविक इस पर पूरी तरीके से भरोसा ना करता हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी जो कि एक जगह पर जाते हैं जहां पर एक छुपी कार उठाते हैं और उस कार से एक लोकेशन पर जाते हैं। इस घर में हमें दिखाया जाता है कि स्क्रल लेडी जो कि वेजिटेबल्स काट रही होती है और निक फ्यूरी वहां पर जाता है और उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो काफी टाइम बाद इस घर में आया है। और निक फ्यूरी के जाते ही वो लेडीज हमें एक रोमन के रूप में दिखाई देती है और फिर निक फ्यूरी को वो बोलती है कि तुम शायद कुछ भूल रहे हो। तो निक फ्यूरी हमें दिखाया जाता है जो कि अपने पॉकेट से एक वेडिंग रिंग निकालता है जो फिंगर्स में पहन लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लेडीज कोई और नहीं निक फ्यूरी की वाइफ होती है जिसका नेम प्रिसिला फ्यूरी होता है। और अभी तक की जहाँ तक हमने एवेंजर्स की मूवीज और सीरीज देखी है तो कहीं पर भी हमें ये नहीं जिक्र किया गया है कि निक फ्यूरी मैरिड है या अनमैरिड है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात दोस्तों ये पड़ जाती है कि निक फ्यूरी को क्या पता है कि उसकी वाइफ स्क्रल है कि नहीं पता है। इसका क्लियर कट जवाब तो नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जब वो घर के बाहर होता है निक फ्यूरी तब उसकी वाइफ अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, यानी कि एक स्क्रल के रूप में, और अंदर आते ही उसके देखने से पहले ही वो एक ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जनरेट होती है कि मे बी हो सकता है कि शायद ना पता हो निक फ्यूरी को। इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों इस एपिसोड से काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं और शायद हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे और हम आपके साथ बने हुए हैं, आने वाली सारी इसके एपिसोड्स एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।